हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे नियोनेटल असेसमेंट। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए नियोनेट्स होते क्या है। नियोनेट्स वो बच्चे होते हैं जो बर्थ मतलब जिनका अभी ही बर्थ हुआ है, 0 से लेकर 28 डेज के बच्चों को हम क्या बोलते हैं, नियोनेट्स। ठीक है, अगर एक बच्चे का बर्थ हुआ है तो सबसे पहले हम उसमें क्या चीज देखते हैं, क्या चीज देख सकते हैं हम। सबसे पहले हम उसके वाइटल्स चेक कर सकते हैं, हम उसके अंदर रिफ्लेक्स चेक कर सकते हैं, हम उसके अंदर ये देख सकते हैं कि कोई उसको डिफेक्ट तो नहीं हो रहा है। ये सब चीजें हम चेक करेंगे। ये सब चीजों को चेक करने के लिए हम क्या बोलते हैं, असेसमेंट। इन सबको हम क्या बोलते हैं, असेसमेंट। यानी कि जब एक बच्चा डिलीवर होता है तब हम उसको चेक करते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, नियोनेटल असेसमेंट। कितने साल के बच्चे, कितने टाइम के बच्चे को नियोनेट्स बोलते हैं, 0 से 28। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए लेबर। लेबर क्या होता है, जब बेबी की डिलीवरी होती है हमें ये पता होना चाहिए 3 स्टेज होती है लेबर की। एक फर्स्ट स्टेज, एक सेकंड स्टेज और एक थर्ड स्टेज। बेबी कौन सी स्टेज में डिलीवर होता है, सेकंड स्टेज में। ठीक है, सबसे पहली स्टेज कौन सी होती है, फर्स्ट स्टेज, जिसमें क्या होता है, यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट करता है, मतलब यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करेगा। सेकंड स्टेज तक क्या हो जाएगा, बेबी बाहर आ जाता है। तो आपको ये पता होना चाहिए बेबी कौन सी स्टेज पे डिलीवर होता है, बेबी होता है सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर पे डिलीवर। अब बेबी डिलीवर हो जाता है, अब बेबी डिलीवर हो गया तो हम क्या चीजें सबसे पहले उसकी चेक करेंगे। तो 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो हम चेक करते हैं या जो हम करते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं बेबी को हमें ड्राई करना है, और दूसरी चीज जो हम करते हैं वो हम करते हैं सक्शन। अब देखो मैं बताती हूँ ये दोनों क्या होता है। ये बात आपको याद रखनी चाहिए, जब भी बेबी डिलीवर होगा हम क्या चीजें करेंगे, 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजों का ध्यान रखेंगे। सबसे पहले हम बेबी को ड्राई करेंगे, दूसरा हम क्या करेंगे, सक्शन। अब देखो होता क्या है, ड्राई करना। अब बेबी जब मदर से निकला है तो मदर की सिक्रीशन से, मतलब जो भी फ्लूइड वगैरह है उससे बेबी वेट होगा या ड्राई होगा, वेट होगा। तो बेबी अगर वेट होगा तो उसको ठंड लग सकती है, अगर उसको ठंड लग सकती है तो उसका टेम्परेचर लो हो सकता है। टेम्परेचर लो होगा तो उसको क्या होगा, हाइपोथर्मिया में चला जाएगा। वो किस में चला जाएगा, हाइपोथर्मिया। हाइपो का क्या मतलब होता है, कम। थर्मिया का क्या मतलब होता है, टेम्परेचर। यानी कि जो बॉडी का टेम्परेचर होता है अगर वो कम हो जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, हाइपोथर्मिया। और अगर ज्यादा हो जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, हाइपरथर्मिया, जिसको हम फीवर भी बोलते हैं। तो मैंने क्या बताया, बेबी होता है वेट। बेबी अगर वेट होगा तो उसको हमें क्या करना है, सबसे पहला ड्राई करना है। ड्राई क्यों करना है, ताकि हम हाइपोथर्मिया से बच्चे को बचा सके, क्योंकि हाइपोथर्मिया होता है साइलेंट किलर। अगर हमने बेबी को ड्राई नहीं करा, बेबी वेट रहा, मान लो ये वेट बेबी है, जितना वेट बॉडी होती है उतना हीट लॉस होता है। मतलब अगर ये बेबी वेट है तो इसकी बॉडी से हीट निकलती जाएगी। अगर हीट निकलती जाएगी तो बेबी को ठंड लगेगी, और ठंड लगेगी तो किस में चला जाएगा, हाइपोथर्मिया में। इसलिए हम क्या करेंगे, बेबी को ड्राई करेंगे। ये बात समझ में आ गई। पहली चीज हम क्या करेंगे, क्यों ड्राई करेंगे, रीजन पूछ सकते हैं। रीजन में आप ये बताओगे ताकि हम उसको हाइपोथर्मिया से बचा सके। हाइपोथर्मिया क्या होता है, साइलेंट किलर। मतलब बेबी की डेथ भी हो जाती है, पता भी नहीं चलता हाइपोथर्मिया से। ठीक है, नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज हम करेंगे वो होता है सक्शन। किसी को पता है सक्शन क्या होता है, सक्शन क्या होता है, मान लो बेबी के नोज और माउथ को क्लीन करना है। नोज और माउथ को क्या करना है, क्लीन करना है। जितनी भी सिक्रीशन है, जितना भी फ्लूइड है वो क्या हो जाए, बाहर निकल जाए, उसको हम क्या बोलते हैं, सक्शन। सक्शन हम 2 जगह से करते हैं, एक करते हैं माउथ से, एक करते हैं नोज से। माउथ टू नोज करते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे कि सक्शन हम पहले माउथ में क्यों करते हैं, नोज में क्यों नहीं करते। मैंने क्या बताया, सक्शन क्या होता है, सक्शन एक ऐसी टेक्निक होती है, ऐसा प्रोसीजर होता है जिसमें हम क्या करते हैं, बेबी की जो भी सिक्रीशंस है माउथ के अंदर और नोज के अंदर वो बाहर निकल जाए। अगर वो सिक्रीशंस बाहर नहीं निकालेंगे तो क्या होगा, वो सिक्रीशंस अंदर चली जाएगी लंग्स में, और बच्चों को क्या हो जाएगी, दिक्कत हो जाएगी, बच्चे की डेथ भी हो सकती है। तो सक्शन हम कैसे करेंगे, पहले माउथ में करेंगे फिर नोज से करेंगे। सक्शन करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, एक सिरिंज यूज करते हैं जिसको हम बोलते हैं बल्ब सिरिंज या सेप्टो सिरिंज। अगर सिरिंज अवेलेबल नहीं है तो हम कैथेटर का भी यूज कर सकते हैं।
हम क्या करेंगे, सबसे पहले माउथ में वो कैथेटर इंसर्ट करेंगे और जितने भी सिक्रीशन है, जितने भी वेट फ्लूइड है, वो क्या करेंगे, बाहर निकाल देंगे। देन हम नोज में ये चीज करेंगे और नोज से बाहर निकाल देंगे। अब क्वेश्चन ये पूछा जाता है, पहले माउथ में क्यों करते हैं, नोज पे भी तो कर सकते हैं पहले। इसलिए क्योंकि नोज क्या होता है, छोटा होता है, माउथ क्या होता है, वाइड होता है। तो नोज में अगर हम डायरेक्ट ऐसी कोई सिरिंज घुसा दे या हम कोई कैथेटर घुसा दे तो क्या हो सकती है, उसकी जो मेम्ब्रेन है वो इरिटेट हो सकती है। अगर मेम्ब्रेन इरिटेट हो जाएगी तो जो फ्लूइड निकलना था वो अंदर चला जाएगा और बच्चा क्या कर देगा, एस्पिरेट कर देगा। एस्पिरेट मतलब बच्चे का जो फ्लूइड बाहर निकलना चाहिए था वो लंग्स के अंदर चला गया, और लंग्स के अंदर चला जाएगा तो बच्चे को आगे फर्दर कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकती है। बच्चे को निमोनिया हो सकता है, बच्चे को कोई भी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये चीजों का आपको ध्यान रखना है। पहले माउथ में इसलिए करेंगे क्योंकि माउथ होता है बड़ा, इसमें अगर हम सिरिंज या कैथेटर इंसर्ट करेंगे तो इतना फर्क नहीं पड़ेगा। देन हम नोज में कर लेंगे ताकि सारी सिक्रीशंस हम क्या करें, बाहर निकाल दें। इसमें कुछ डाउट तो नहीं, समझ में आ गया। दो इंपॉर्टेंट चीज क्या करेंगे जब बच्चा डिलीवर होगा, सबसे पहले हम बच्चे को ड्राई करेंगे, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, उसका सक्शन। सक्शन क्यों करेंगे, टू प्रिवेंट फ्रॉम एस्पिरेशन। एस्पिरेशन क्या होता है कि फ्लूइड लंग्स तक ना जाए। या दूसरे रीजन क्या बोल सकते हैं, सक्शन क्यों करेंगे, ताकि उसका जो एयरवे का रास्ता है वो बिल्कुल क्लियर हो जाए, उसके अंदर कोई भी फ्लूइड ना रहे। तो इसका रीजन क्या हो सकता है, टू प्रिवेंट फ्रॉम एस्पिरेशन, हम इसलिए सक्शन करेंगे। और दूसरा रीजन क्या है, टू क्लियर एयरवे, मतलब जो एयर पास करने वाला ये रास्ता है इनहेल और एक्सहेल, उसको हम क्या करेंगे, क्लियर करेंगे ताकि बच्चा एस्पिरेट ना कर दे, कोई भी सिक्रीशन अंदर ना रह जाए। इसमें कुछ डाउट तो नहीं है, ये समझ में आ गया। अब और क्या हम मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज करते हैं जब एक बेबी डिलीवर होता है, आपने सुना होगा विटामिन के का इंजेक्शन लगता है, सुना है नहीं, विटामिन के का इंजेक्शन लगता है जब बेबी डिलीवर होता है। कब तक लगता है, विद इन 1 आवर के अंदर हमें लगाना है। 1 घंटे के अंदर बच्चे को हम क्या करते हैं, विटामिन के का इंजेक्शन लगाते हैं। अब आप ये सोचोगे सिर्फ के का ही क्यों लगाते हैं, हम बी का भी तो लगा सकते हैं, सी का भी तो लगा सकते हैं, सिर्फ के का ही क्यों लगता है। तो इसके पीछे भी एक रीजन है, मैं आपको बताती हूँ। दूसरी क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, विटामिन के का इंजेक्शन लगता है विद इन 1 आवर में लगाते हैं हम इसको, 1 घंटे के अंदर हम इसको लगाएंगे। विटामिन के क्या काम करता है, विटामिन के ब्लड को क्लॉट करने का काम करता है, यानी कि क्या हमारी बॉडी में ब्लड को रोकने का काम करता है, ब्लीडिंग नहीं होने देता। तो ये क्या होता है, क्लॉटिंग विटामिन। ठीक है, अगर हम बच्चे को विटामिन के का इंजेक्शन नहीं लगाएंगे तो बच्चे को क्या हो जाएगी, विटामिन के की कमी, और उसका ब्लड रुकेगा नहीं, उसको क्या होती रहेगी, ब्लीडिंग होती रहेगी। अब विटामिन के हम क्यों लगाते हैं, रीजन देखो, रीजन ये होता है, आपको पता है इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन हर किसी की बॉडी में प्रेजेंट होता है। इंटेस्टाइन के अंदर क्या होते हैं, कुछ गुड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। कौन सा गुड माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, इकोलाई। इकोलाई ना एक बैक्टीरिया होता है जो हर किसी के इंटेस्टाइन में पाया जाता है। ठीक है, कोई भी बंदा हो उसकी बॉडी में क्या पाया जाएगा, इकोलाई, और कौन से पार्ट में, इंटेस्टाइन के पार्ट में। अब ये क्यों होता है, ये गुड बैक्टीरिया तो मतलब इसका कोई ना कोई काम होगा ना, तभी तो हमारी बॉडी में प्रेजेंट है। इकोलाई का काम होता है ये हमारे विटामिन K1 को K2 में कन्वर्ट करता है। अब ये देखो K1 और K2 क्या होता है, मान लो हमने कोई विटामिन के रिच खाना खाया, मतलब ऐसी चीज खाई जिसके अंदर विटामिन के है, जैसे स्पिनच हो गई, ग्रीन वेजिटेबल होगी, अगर मैंने उसको खाया तो उसके अंदर जो फॉर्म होती है विटामिन की, वो होती है विटामिन K1। ये हमारी बॉडी एब्जॉर्ब नहीं करती। विटामिन K1 हम कितना भी खा लेंगे, हमारी बॉडी के अंदर इसका कोई यूज नहीं है, अनलेस वो किस में कन्वर्ट नहीं होगा, विटामिन K2 में। विटामिन K1 को K2 में कन्वर्ट होने के लिए रोल जो प्ले करता है वो होता है इकोलाई। मतलब ये बैक्टीरिया क्या करता है, हमारे विटामिन K1 को किस में कन्वर्ट करेगा, विटामिन K2 में, ताकि जो हमारा बॉडी में विटामिन K है वो एब्जॉर्ब होता रहे और हमारी बॉडी में विटामिन K की कमी ना हो। ठीक है, बट बच्चों के अंदर ये प्रोसेस नहीं होता, बच्चों के अंदर K1 K2 में कन्वर्ट नहीं होता। रीजन, क्योंकि बच्चे का जो इंटेस्टाइन होता है वो बिल्कुल स्टेराइल होता है। स्टेराइल मतलब उसके अंदर कोई भी बैक्टीरिया नहीं प्रेजेंट होता, स्टेराइल मतलब बिल्कुल क्लीन। ये बात समझ में आ रही है, अगर बच्चे का इंटेस्टाइन क्लीन है तो क्या बच्चे के उसमें इकोलाई प्रेजेंट होगा,
नहीं होगा। अगर इक्वलाइन नहीं प्रेजेंट तो क्या उसका विटामिन K1 K2 में कन्वर्ट होगा? नहीं। तो डायरेक्ट हम उसको विटामिन K का इंजेक्शन दे देते हैं जिससे उसके अंदर विटामिन K की डेफिशिएंसी ना हो। ये बात क्लियर है? इसमें कुछ डाउट तो नहीं है? अब मोस्ट इंपॉर्टेंट एक चीज आपको पता होनी चाहिए कि जब बेबी डिलीवर होता है टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग वो क्या क्या चीजें करता है। ठीक है, तो 3 स्टेज आती है, एक फर्स्ट स्टेज, एक सेकंड स्टेज और एक थर्ड स्टेज। फर्स्ट स्टेज जो होती है वो कितने मिनट्स की होती है, इसका क्वेश्चन बहुत बार गवर्नमेंट एग्जाम में भी आ रखा है, तो आपको ध्यान से सुनना होगा। फर्स्ट स्टेज होती है 0 से लेकर 30 मिनट्स तक, यानी कि पहले आधे घंटे में बच्चा क्या क्या करता है। पहले आधे घंटे में बच्चे के साथ क्या क्या होता है? बच्चा क्राई करता है, ठीक है, बच्चा थोड़ी बहुत गस्ट्रेटरी मूवमेंट करता है, थोड़ी बहुत हाथ पैर मूव करता है, बच्चे का हार्ट रेट ज्यादा होता है। रीजन पता है बच्चे का हार्ट रेट ज्यादा क्यों होता है? हमारी बॉडी का नॉर्मल हार्ट बीट कितनी होती है? 60 to 100 बीट्स पर मिनट, लेकिन बच्चे के अंदर कितनी होती है? 120 to 160 बीट पर मिनट। रीजन, क्योंकि बच्चे का हार्ट होता है छोटा, बच्चे का हार्ट होता है छोटा, इसलिए उसकी हार्ट बीट रेट कैसी होती है? बड़ी। मैं अभी आपको बताऊंगी, एक लॉ होता है, हम आगे उसको डिस्कस करेंगे। तो बच्चे का इसमें हार्ट रेट क्या होगा? बहुत ज्यादा होगा। स्टार्टिंग के 30 मिनट्स में बच्चे का हार्ट रेट होगा 160 से 180 बीट्स पर मिनट। धीरे धीरे वो थोड़ा कम होगा, ठीक है। ये आपकी क्या होगी? फर्स्ट स्टेज में चीजें होंगी। दूसरी बात, बच्चे की रेस्पिरेशन भी ज्यादा होती है, 30 to 60 होती है। मतलब हम 1 मिनट में कितनी बार इनहेल और एक्सहेल करते हैं? हम तो 12 to 20 ब्रीथ्स पर मिनट करते हैं, यानी कि 1 मिनट में तो हम 12 बार सांस लेंगे। ये 12 से 20 में कितनी भी बार ले सकता है, लेकिन बच्चों का जो रेस्पिरेशन रेट होता है वो होता है 30 to 60 ब्रीथ्स पर मिनट, यानी कि बच्चे बहुत फास्ट फास्ट सांस लेते हैं। कभी भी नोटिस करना, जो न्यूबॉर्न बेबी होता है उसके एब्डोमेन को कभी देखना, मतलब उसके कभी पेट को देखना, वो बहुत जल्दी सांस इनहेल और एक्सहेल करता है। क्यों? क्योंकि उसकी रेस्पिरेशन होती है इरेगुलर, रेस्पिरेशन होती है उसकी फास्ट। बच्चे की रेस्पिरेशन होती है इरेगुलर। इसका भी रीजन ये होता है क्योंकि अभी उसके लंग्स इतने मेच्योर नहीं होते कि उसका रेस्पिरेशन सही हो पाए। ये फर्स्ट स्टेज समझ में आ गया? कितने मिनट्स की होती है? 30 मिनट, 0 से 30 मिनट्स के लिए। नेक्स्ट आती है सेकंड स्टेज। सेकंड स्टेज को हम डिक्रीज स्टेट ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस भी बोलते हैं। डिक्रीज स्टेट ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस यानी कि अब बच्चा, ये स्टेज होती है 30 मिनट से लेके 2 आवर्स तक की। मतलब आधे घंटे के बाद 2 घंटे तक अब बच्चा क्या हो जाएगा? रिस्पॉन्स करना कम करेगा, मतलब वो सोता रहेगा। न्यूबॉर्न बेबी को देखना 30 मिनट्स तक एक्टिव रहेगा, 30 मिनट्स के बाद वो धीरे धीरे डिक्रीज होता रहेगा, मतलब उसकी रिस्पॉन्सिवनेस धीरे धीरे वो सोता रहेगा, ठीक है। इसमें बच्चा स्लीपी फील करेगा, हार्ट रेट भी कम हो जाएगा। हार्ट रेट कितना हो जाएगा? 100 से 120 हो जाएगा। और इसी स्टेज को हम क्या बोलते हैं? डिक्रीज स्टेट ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस, यानी कि बच्चा क्या हो रहा है? धीरे धीरे सोने जा रहा है, मतलब बच्चा अलर्ट भी कम रहेगा। इसमें अलर्ट बच्चा ज्यादा था, इसमें क्या हो जाएगा? कम। थर्ड स्टेज आती है जो कि होती है 2 आवर्स से लेकर 8 आवर्स तक। इस स्टेज में बच्चा बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाता है, मतलब 2 घंटे पहले के आधे घंटे वो क्या करेगा? क्राई करेगा, उसकी हार्ट बीट बढ़ेगी, इरेगुलर रेस्पिरेशन करेगा। फिर आधे घंटे से लेकर 2 आवर्स तक वो क्या करेगा? बिल्कुल सो जाएगा। फिर थर्ड स्टेज में जब वो एंटर करेगा तो 2 आवर्स से लेकर 8 आवर्स तक उसकी थर्ड स्टेज होगी। इस स्टेज में बच्चा बहुत ज्यादा एक्टिव होगा और बच्चा सबसे पहला अपना स्टूल पास कर देता है, मतलब जो भी वेस्ट प्रोडक्ट निकालता है सबसे पहले बच्चा वेस्ट प्रोडक्ट विद इन 2 to 8 आवर्स निकालता है। और जो फर्स्ट स्टूल होता है उसको हम क्या बोलते हैं? मेकोनियम। क्या बोलते हैं? मेकोनियम। जो सबसे पहली बार बच्चा वेस्ट प्रोडक्ट अपनी बॉडी से निकालता है। स्टार्टिंग की स्टेज में नहीं निकालेगा, कब निकालेगा? थर्ड स्टेज में। ये बात आपको पता होनी चाहिए। क्वेश्चन में पूछ सकते हैं कि फर्स्ट स्टेज कितने मिनट्स की होती है, मेकोनियम कौन सी स्टेज में पास करता है, इस स्टेज में कितनी हार्ट रेट होती है। ये बात समझ में आ गई? इसमें कुछ डाउट तो नहीं है? हमने क्या क्या पढ़ा? हमने ये पढ़ा कि अगर बच्चा डिलीवर होता है तो हमें क्या चीजें देखनी है? बच्चे को ड्राई करना है, दूसरा हमने क्या करना है? सक्शन करना है। फिर हमने पढ़ा कि विटामिन के बहुत इंपॉर्टेंट डोज होती है। विटामिन के इंपॉर्टेंट क्यों होती है? क्योंकि अगर विटामिन के नहीं होगा डेफिशिएंसी हो जाएगी, बच्चे को क्या हो जाएगा? ब्लीडिंग हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए विटामिन के हम लगाते हैं कहाँ पे? किसी को पता है विटामिन के हम कहाँ पे लगाते हैं? नहीं,
विटामिन के हम लगाते हैं थाई की मसल्स पे, थाई की मसल्स पे, ठीक है। हम IM इसको दे सकते हैं, IV भी दे सकते हैं और ओरल भी दे सकते हैं, लेकिन जो मोस्ट प्रेफर रूट होता है वो क्या होता है, IM। और IM में भी कौन सी मसल में, थाइस की, जिसका नाम क्या होता है, वास्टस लेटरालिस। थाई के यहाँ पे मसल होती है लेटरल साइड पे, थोड़ी साइड पे मसल होती है। बच्चे को विटामिन के का इंजेक्शन हम कहाँ लगाएंगे, थाई पे, ठीक है। इस मसल का नाम भी पूछते हैं पेपर में। कितनी डोज लगाते हैं, अगर बच्चा इन्फेंट है यानी कि अभी पैदा ही हुआ है, हम उसको देंगे 0.5 mg, ठीक है। अगर बच्चा टॉडलर है, टॉडलर मतलब 1 से 3 इयर्स का हो गया है बच्चा, तब हम उसको कितनी देंगे, 1 mg। और अगर बच्चा प्री स्कूल है, प्री स्कूल मतलब 3 to 6 इयर्स का अगर बच्चा हो गया, तब हम उसको देंगे 2 mg। ये डोज आपको पता होनी चाहिए। ये चीज समझ में आ गई, इसमें कुछ डाउट तो नहीं है। अब हम पढ़ेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कि बच्चे के वाइटल्स हम चेक करते हैं नहीं करते। बच्चे के वाइटल साइंस हम क्यों चेक करते हैं, बच्चे के अंदर वाइटल साइंस क्यों चेक करते हैं, बताओ। उसका टेम्परेचर ठीक है, शुगर लेवल कंडीशन सब कुछ चेक करते हैं, बीपी ठीक है कि नहीं, ताकि जो उसके वाइटल ऑर्गन्स हैं, यानी वाइटल का क्या मतलब होता है, इंपॉर्टेंट, वो सही से वर्क कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, बच्चे को कोई डिफेक्ट तो नहीं हो रहा। ये सब चीजों के लिए हम क्या चेक करते हैं, वाइटल साइंस। वो भी किसके अंदर आ जाता है, नियोनेटल असेसमेंट में। असेस करना मतलब किसी को चेक करना। तो वाइटल साइंस में मोस्ट इंपॉर्टेंट हम क्या चीजें चेक करते हैं, TPR। बीपी इसमें ऑप्शनल होता है, बच्चे का बीपी इतना प्रेफरेबली चेक नहीं करते, ऑप्शनल होता है। और लास्ट में SpO2। T से क्या होता है, टेम्परेचर, टेम्परेचर। P से, R से रेस्पिरेशन, और SpO2 क्या होता है, सैचुरेशन ऑफ ऑक्सीजन। अब देखो नॉर्मल टेम्परेचर की रेंज कितनी होती है, नॉर्मल टेम्परेचर की रेंज होती है 36.5 डिग्री सेल्सियस से 37.5 डिग्री सेल्सियस। ये नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है। अगर इससे कम हुआ तो क्या बच्चा किस में चला जाएगा, हाइपोथर्मिया में। अगर इससे ज्यादा हुआ तो बच्चा किस में चला जाएगा, हाइपरथर्मिया में। तो टेम्परेचर हम चेक करते हैं, टेम्परेचर के लिए कौन सा डिवाइस यूज करते हैं हम, थर्मामीटर। और थर्मामीटर हम कहाँ प्रेफर करते हैं, एक्सिला एरिया यानी कि अंडर आर्म्स वाले एरिया में हम थर्मामीटर को प्रेफर करते हैं, क्योंकि वो बहुत एक्यूरेट टेम्परेचर दिखाता है। एक्सिला एरिया से हम किससे मेजर करेंगे, थर्मामीटर से, ठीक है। नेक्स्ट जो हम चेक करते हैं वो क्या होता है, पल्स। पल्स क्या होती है, हमारी हार्ट रेट, ठीक है। कितनी होती है बच्चों के अंदर, 120 से 160। कैसे चेक करते हैं पल्स, कौन सी साइट प्रेफर करते हैं बच्चे के अंदर पल्स चेक करने के लिए, एपिकल साइट, जो ये वाली साइट होती है ना, एपिकल। एपिकल पल्स हम ज्यादा प्रेफर करते हैं बच्चे की हार्ट बीट सुनने के लिए, क्योंकि यहाँ से हमें ज्यादा एक्यूरेट बच्चे की हार्ट बीट सुनाई देती है। बात समझ में आ गई। थर्ड हम क्या करेंगे, रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन यानी कि ब्रीदिंग कैसे कर रहा है वो, तो रेस्पिरेशन कितनी होती है, 30 से 60 ब्रीथ्स पर मिनट। रेस्पिरेशन कैसे पता चलेगा, हम क्या करेंगे, सामने क्लॉक होगी, 1 मिनट तक क्लॉक को हम देखेंगे, और साथ साथ बच्चा ऐसे अगर लेटा होगा तब हम उसके एब्डोमेन पे फोकस करेंगे, एब्डोमेन मतलब पेट पे, और हम देखेंगे कि 1 मिनट में कितनी बार सांस ले रहा है और छोड़ रहा है। तो 30 to 60 के बीच में है तो मतलब सही है। अगर इससे कम है तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, बच्चा चला गया ब्रेडीपनिया पे। ब्रेडीपनिया मतलब रेस्पिरेशन रेट 30 से कम हो गया। और अगर बच्चे का रेस्पिरेशन रेट 60 से अबव आ रहा है तो उसके लिए हम क्या टर्म यूज करते हैं, टैकीपनिया। इसमें रेस्पिरेशन रेट क्या हो जाता है, घट जाता है, इसमें रेस्पिरेशन रेट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। हम चेक कैसे करते हैं, एब्डोमेन पे देखेंगे कि कितनी बार उसने इनहेल और एक्सहेल करा। नेक्स्ट हम चेक करते हैं सैचुरेशन ऑफ ऑक्सीजन। ये क्या होता है कि कितना होना चाहिए सैचुरेशन ऑफ ऑक्सीजन, हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन लेवल कितनी परसेंट में होना चाहिए, अबव 95, अबव 95% होना चाहिए, 95% से ऊपर होना चाहिए। इसको चेक करने के लिए क्या यूज करते हैं हम, कौन सा डिवाइस यूज करते हैं, ऑक्सीमीटर, ठीक है। ऑक्सीमीटर हम यूज करेंगे,
उससे क्या पता चल जाएगा बच्चे की SpO2। इसी तरीके से जैसे पल्स होता है ना, हार्ट रेट बच्चे की कितनी होती है, 120 बीट पर मिनट से 160 बीट पर मिनट। अगर 120 से कम हुई तो इसका भी एक नाम होता है ब्रेडिकार्डिया। ब्रेडी का मतलब ये होता है कम, और टैकी का क्या मतलब होता है ज्यादा। तो कार्डिया लगा देंगे तो मतलब हार्ट रेट कम हो गया, टैकी कार्डिया लगा देंगे तो मतलब हार्ट रेट बढ़ गया। इसी तरीके से रेस्पिरेशन में भी ये होता है। ये बात समझ में आ गई? असेसमेंट में कुछ डाउट तो नहीं है? तो ठीक है, बाकी हम अबगार स्कोर और रिफ्लेक्सेस नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे क्या होता है। थैंक यू।